ये हुई थी। देखिए, ये मीटिंग क्योंकि जो बेचैनी इस वक्त इलाके में है और डिमोलिशंस हो रहे हैं, उसका सबसे बुरा पहलू ये है कि हमारी आपस के ही लोग शिकायतें कर रहे हैं और कोर्ट जा रहे हैं, तो उनके खिलाफ एक माहौल बन रहा है पूरे इलाके के अंदर। तो हम लोग भी चाहते थे कि एक जगह बैठें और ये तय करें कि उनके साथ किस तरह से इस मामले से निपटा जाए। तो दो चीज़ें तय हुई हैं। एक तो लीगल प्रोसीजर है कि भाई लीगल तरीके से जो एक्शंस हो सकते हैं, और अगर वो एक्सटॉर्शन करते हैं और उनकी बदनीयती है उसमें, जिस तरह से बिल्डिंगों को तोड़वाने के लिए कोर्ट जा रहे हैं, तो उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए और लीगल एक्शन की बात हुई है। दूसरा ये कि समाज में भी उनको नकारा जाए और समाज में उस बात को बुरा समझा जाए, क्योंकि ये बुराई फैल रही है पूरे इलाके के अंदर और इसका बड़ा नुकसान होगा आगे चलकर। जब मकान टूटेंगे और चीज़ें टूटेंगी, न जाने कहाँ कहाँ वो रिपोर्ट्स करेंगे, फिर वो बिल्कुल पूरी तरह से उन्हें खुली छूट मिल जाएगी। तो उसके खिलाफ भी हम अवामी बेदारी का एक मूवमेंट चलाने की बात हो रही है पूरे इलाके के अंदर। अल्लाह का शुक्र है आज यहाँ सब लोग बैठे थे डी ब्लॉक में, जो RWA का ऑफिस है, आसिफ साहब प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने उनके उसमें मीटिंग थी ये। तो ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं कि इसको समाजी लेवल पर भी टैकल करें और लीगल जो इसका एंगल हो सकता है उसको भी देख रहे हैं और उसमें भी कोशिश कर रहे हैं कि जैसे कुछ लोग बता रहे हैं बार बार के कुछ नाम सामने आ रहे हैं, तो वो किस तरह के नाम हैं? क्या वो सही भी हैं या वैसे ही उभर के नाम सामने आ रहे हैं? नहीं, जो नाम आ रहे हैं वो तो सही हैं, क्योंकि वो तो कोर्ट गए हैं और उनके खिलाफ कोर्ट में फिर लोगों ने उसका काउंटर भी किया है। तो वो तो ऑन रिकॉर्ड है कि वो लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं और जा रहे हैं, PIL डाल रहे हैं और उसके बाद लिटिगेशंस डाल रहे हैं। तो वो तो मंजर-ए-आम पे आ गया, सबके नाम आ गए हैं, खुद ही वो एक्सपोज हो गए हैं कोर्ट में जाकर। तो लिहाजा वो नाम छिपे तो नहीं हैं अब, लेकिन उनका बार बार नाम लेकर और उनको बिना वजह मुश्तहर करना वो भी ठीक नहीं है। और हम समझते हैं कि उसमें पूरी अवामी बेदारी अगर आएगी और समाज के अंदर उसको अगर बुरा समझा जाएगा, तो जो लोग समाज में ही रहते हैं, इसी इलाके में रहते हैं और उसी हैसियत में रहते हैं, जिनके मकान वो तोड़वा रहे हैं इलीगल कह के, हम सब उन्हीं उसी बिल्डिंग्स का हिस्सा हैं, उसी माशरे का हिस्सा हैं। तो मुझे लगता है कि लोग उन्हें बुरा भी कहेंगे और समाज में भी वो नकारे जाएंगे। उस तरह की कोशिश हो रही है और जो ज़्यादतियाँ हो रही हैं इस इलाके के अंदर और लोगों के मकानों को तोड़वाने का काम हो रहा है, तो उसको भी रुकवाने का काम इसी तरह से होगा कि भाई संजीदगी से हम लोग जाएं और कोशिश करें कि हुक्काम तक भी इस बात को पहुंचाएं कि जो एक्सटॉर्शन कर रहे हैं या एक्सटॉर्शनिस्ट हैं, उन पर कुछ ना कुछ कार्रवाई होनी चाहिए ताकि वो इस तरह के काम ना करें। जी, शुक्रिया। तो मेरे सामने यहाँ आसिफ भाई भी खड़े हैं। सर इधर आते। तो सर, ये जामिया का दर्द, आप भी जामिया में रहते हैं, तो क्या समझते हैं, कैसा दर्द समझते हैं इसको, जो आज जामिया जिस दर्द से गुजर रही है? देखिए, जामिया में आज के टाइम में लोग अपनी सारी ज़िंदगी की जमा पूंजी लगाकर एक आशियाना ढूंढ रहे हैं जिसमें कि हम सुकून से रह लें। ये आप भी जानते हैं कि बहुत सारे लोग अपनी ज़मीन जायदाद बेचकर यहाँ मकान सिर्फ इस वजह से ले रहे हैं कि हम यहाँ अपने बच्चों को रहकर पढ़ा लें, जामिया यूनिवर्सिटी में पढ़ा लें या जो भी है अपने उस तरीके से पढ़ा लें। और इन लोगों ने, चीटरों ने जो जीना दुश्वार कर दिया लोगों का। ऐसा नहीं है कि वो बिल्डर से उनकी कोई ज़ाती दुश्मनी है, अगर ज़ाती दुश्मनी है तो लड़ाई लड़ लो उनसे। मकान पे केस डालने का क्या मतलब है? एक्सटॉर्शन है सीधा सीधा, और एक एक आदमी की निशानदेही की जा रही है जो लोग इसमें मुलविस हैं, और किसी को भी छोड़ा नहीं जाएगा। लीगल एक्शन में सबको लिया जाएगा, सबके खिलाफ कंप्लेंट की जाएंगी और सबका हिसाब किताब होगा। आसिफ भाई, मेरा एक सवाल है जो बार बार रह के अटकता है और मैं खुल के बोल नहीं पाता। जो मैं आज आपसे पूछूंगा, सवाल कड़वा है लेकिन उसकी सच्चाई भी है, कहीं दुनिया को दिख रही है और ख़ास तौर ये जामिया नगर के जो जनता है उसे भी दिख रही है, आवाम को। मैं ये कह रहा हूँ कि कोई प्लॉट है और मार्केट रेट में उसको 1 रुपये का है, तो उसको 2 रुपये का खरीद के बिल्डर को क्या ज़रूरत है जो बेसमेंट, अपर ग्राउंड और 7, 7, 8 बना देते हैं? गलत। तो ये क्यों बनाते हैं? 17.5 मीटर का क्या मतलब नहीं समझते बिल्डर? मैं आपके चैनल से बात बता देना चाहता हूँ, कोई बिल्डर अपनी मर्जी से 7 मंजिल या 8 मंजिल नहीं बनाना चाहता। इस चीज़ को अगर यहाँ के नेता या यहाँ के सोसाइटी, RWA, वो एक पैमाना तय कर दें कि किसी भी गली में, किसी भी मोहल्ले में 5 मंजिल या 4 मंजिल या 17.5 मीटर या जो भी गवर्नमेंट की गाइडलाइन है उससे ऊंची नहीं बनेंगी, तो मेरा मानना यह है कि ज़बरदस्ती कोई भी नहीं बना सकता। लेकिन उसकी आड़ में कि जी 6 मंजिल या 7 मंजिल की आड़ में आप ब्लैकमेलिंग करो, तो ये गलत है, ये गलत है, वो भी गलत, ये गलत है, बिल्कुल गलत है। आप इस चीज़ को एक तय कर दो कि भी कोई भी आदमी 17.5 मीटर से ऊंची बिल्डिंग नहीं बनाएगा, तो मेरे ख्याल से कोई भी नहीं मना करेगा। तो इसके लिए किसको आगे बढ़ना पड़ेगा? यहाँ की आवाम को आगे बढ़ना पड़ेगा, यहाँ के नेताओं को आगे आना चाहिए जो इस इलाके के जिम्मेदार हैं।
उनको आगे आना चाहिए, वो लोगों को बुलाएं, वो लोगों को समझाएं। लेकिन आप भी जानते हो कि इसमें कोई खाली बिल्डर का ही कोई खेल नहीं है, तो सब लोग मुलव्विस हैं इसमें। हर आदमी फ्लैट भी खरीद रहा, हर आदमी फ्लैट में रह भी रहा, हर आदमी फ्लैट में पैसे भी लगा रहा। ऐसा नहीं है कि क्या नाम एक आदमी बिल्डर ही इसका सारा फायदा उठा रहा, हर आदमी ढूंढ रहा। तो इसलिए जमीन के रेट हम बिल्डर क्यों चाहेगा कि एक की चीज दो में खरीदूं। तो इसलिए अगर ऐसा कुछ है, छज्जे का इशू आया था, गली के सीवरों के टूटने का इशू आया था, तो इसको हर गली की आरडब्ल्यू को इतना एक्टिव होना चाहिए, सबको मिल बैठ के बात करने चाहिए और इस इशू पे भी बात करनी चाहिए कि भाई 17.5 मीटर से ऊंची बिल्डिंग नहीं बननी चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि कोई नहीं बना पाएगा जब पब्लिक बेदार होगी, जब नहीं बनेगी तो नहीं। मेरे साथ और भी लोग खड़े हुए हैं यहाँ पर। जी भाई, जी ओखले के दर्द को, क्योंकि आप भी ओखला में रहते हैं और ये लोगों के जैसे मकान टूटते हैं आए दिन, हर दूसरे दिन, हर रोज एक, या कब जाके रुकेगा ये लोग का जो ये दर्द है, कब उस पर मरहम लगे? इस पे मरहम मैं सबसे पहले बताना चाहूँगा कि मैं इकबाल तक की शेरकोटी मैं अपना तारुफ करा दूँ, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ तो मेरे लफ्ज़ होने चाहिए और पता होना चाहिए कि मैं बोल रहा हूँ। जी, ये थमेगा तब, जैसे एक बात बताऊँ मैं आपको कि हिंदुस्तान के अंदर एक झोपड़पट्टी है जिसका नाम है धारावी, जो महाराष्ट्र में मुंबई में एक झोपड़पट्टी है धारावी। वो धारावी की झोपड़पट्टी कम से कम 3 किलोमीटर की झोपड़पट्टी थी जी, लेकिन उसको रीडेवलपमेंट किया गया, सरकार ने उसका रीडेवलपमेंट किया और रीडेवलपमेंट करने के बाद में वहाँ पर टावर खड़े हुए और उन लोगों को फ्लैट दिए गए और वो फ्लैटों में चले गए, वो रहने लगे लोग। इसी तरह से एक थी भारत नगर कॉलोनी जो BKC बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स के पास थी, वो भी ऐसे ही थी, इलीगल कंस्ट्रक्शन था, सब कुछ इलीगल था, लेकिन उसको लीगलाइज किया गया, उसको रेगुलाइज किया गया और रेगुलाइज करने के बाद में वहाँ पर टावर खड़े हुए और उनको उनका मुआवजा जिनको चाहिए था वो मुआवजा लिया उन्होंने और जिनको फ्लैट चाहिए था उनको फ्लैट मिले। ये दर्द तभी ख़त्म होगा जब इसकी बुनियाद तक हम जाएंगे, वरना ये कभी ख़त्म होने वाला नहीं है। आज आपका एक्सटॉर्शन सिर्फ चीटर नहीं कर रहा है, आपका एक्सटॉर्शन एडमिनिस्ट्रेशन भी कर रहा है, आपका एक्सटॉर्शन MCD भी कर रही है, आपका एक्सटॉर्शन आपका पड़ोसी भी कर रहा है, आपका एक्सटॉर्शन आपकी पुलिस भी कर रही है। ये सब लोग एक्सटॉर्शन कर रहे हैं और इसकी वजह क्या है? क्योंकि हम बारूद के ढेर पे बैठे हैं। हमें कम से कम इसको शांत तो करना है, हमें रेगुलाइज तो करना है अपने इलाके को। इसके लिए तो हमें आवाज़ उठानी है, तभी तो हम इससे निजात पा सकेंगे, तभी तो हम, वरना तो आज हमारे साथ है, आने वाले टाइम में हमारी नस्लों के साथ ये होगा। और ये ऐसा घुन है जो कभी ख़त्म नहीं होगा जब तक कि हम इसे इलाकों को रेगुलाइज नहीं करा लेते, जब तक हम इसे बिल्कुल एकदम लीगलाइज नहीं करा लेते, तब तक ये ख़त्म नहीं हो सकता। बहुत अच्छी बात बिल्कुल आपकी। मेरे साथ फिरोज जमाई भी यहाँ पर मौजूद हैं, यहाँ खड़े हैं। जी फिरोज साहब, आप क्या कहेंगे इसमें? जैसे आप भी यहाँ आज मीटिंग में शामिल थे और यहाँ की बातें भी चल रही हैं, यहाँ पर इलाके को लेके, इलाके में जो दर्द है, जामिया का दर्द, जामिया की जनता का दर्द, उसको आप कैसे देखें? मेरा इस पर यही कहना है कि ये इलाका जो है ओखला, ये जामी मिले इस्लामी की देन है। जामी मिले इस्लामिया में लोग पढ़ने के लिए आते रहे और यहाँ पर बसते रहे जी, लेकिन उनके बच्चे बसते रहे, लेकिन आज जैसा दर्द यहाँ दिखाई दे रहा है ओखले में आज यही पता नहीं कि कौन से यहाँ पर, जिस तरह की हम न्यूज़ देख रहे हैं कि कभी 34 बीघे का मसला है, कभी 750 बिल्डिंग का मसला है, तो कभी बडला हाउस का मसला है, कभी शाहीन बाग का मसला है, कभी अबुल फजल का मसला है, कभी जसोला का मसला है। तो जिस तरह के मामले आज हम देख रहे हैं यहाँ पे न्यूज़ के अंदर, जो देख रहे हैं कि ये बिल्डिंग तोड़ी जा सकती है, उस बिल्डिंग को तोड़ा जा सकता है, मैं यहाँ से कहना चाहता हूँ कि एक बिल्डिंग क्या, एक घर बनाने में 25 गज का आदमी अपनी जिंदगी भर की कमाई झोंक देता है। झोंकने के बाद में जब 25 गज का एक फ्लैट या एक मकान आदमी बना पाता है, अपना सब कुछ जो उसके पास होता है, अपना जेवर हो, अपने गांव की जमीन हो, उसको करने के बाद में ये यहाँ पे एक बना पाता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक मुजफ्फरनगर की फैमिली थी, जो मुजफ्फरनगर की फैमिली ने यहाँ पर, जो वहाँ पे दंगों की पीड़ित थी, तो वहाँ उस दंगों के बाद में यहाँ पे उसने कहीं फ्लैट एक खरीदा, और जब फ्लैट खरीदा तो पता चला कि वो वहाँ से जब बच के आई तो यहाँ पे उसकी बिल्डिंग भी वो टूट गई, जिस बिल्डिंग में उस मुजफ्फरनगर की बेचारी पीड़ित फैमिली का फ्लैट था। तो ऐसे ऐसे लोग जो वहाँ से अपना सब कुछ बेच के आए, और यहाँ पे सिर्फ एक मुजफ्फरनगर की नहीं, पता नहीं कितने यहाँ पे ये, जबकि आप देखेंगे ओखला अगर मैं कहना चाहूँ, अगर गंगा जमनी तहजीब की अगर आपको कहीं मिसाल देखनी है तो वो ओखला के अंदर देखने को मिलेगी।
ओखला के घर में अगर मालिक यहाँ पर अगर रहमान है तो उसके घर की देख रेख करने वाला आपको एक यहाँ पे नेपाली बहादुर भाई जो है हर घर के अंदर दिनेश आपको मिल जाएगा। तो ये अगर कहीं मिलेगी गंगा जमुना तहजीब तो ओखले के अंदर ही देखने को मिलेगी। अगर हिंदू मुस्लिम भाईचारा कहीं देखने को मिलेगा, आप हर घर के अंदर देख सकते हैं, एक एक घर के अंदर देख सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जितने हलवाई हैं वो ज्यादातर जो है हमारे नॉन मुस्लिम भाई हैं। बिल्कुल हम सब जो है एक तरह से गंगा जमुना तहजीब के तरीके से हम यहाँ रहते हैं। आज उसी ओखले को यहाँ पे ये कुछ चीटर लोग हैं, उनके किसी के नाम लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि गंदे लोगों के नाम क्या लिए जाए। गंदे लोग तो गंदे ही रहते हैं। मुझे आज अपने उन बुजुर्गों की बात याद आ रही है। जब मैं छोटा था, अपने गांव में हुआ करते थे, तो हमारे जो बड़े हुए करते थे वो बताते थे कि ये चोर उचक्का है, इससे बात नहीं करनी है, ये गंदा आदमी है, जो इस तरह के लोग होते थे। तो मैं कहना चाहता हूँ यहाँ सिविल सोसाइटियों को जितना मजबूत होना चाहिए था, जिस तरीके से ओखला बढ़ा, आपने देखा जिस तरीके से ओखला यहाँ दिन रात 4 चौगुना बढ़ा। यहाँ पे जो जितने भी लोग बेरोजगार थे या जितने लोग एजुकेशन पाने वाले थे, वो सब लोग ओखला के अंदर आते गए और ओखला सबका वेलकम करता रहा। इससे पहले हम कहा करते थे कि दूसरे एरियो के बारे में हम बताया करते थे कि जी सीलमपुर ऐसा है, मुस्तफाबाद वैसा है, दिल्ली 6 ऐसा है। आज लोग मिसाल देते हैं ओखला की, क्योंकि ओखला में आज हम देखते हैं कि अगर एक बिल्डिंग के अंदर एक फ्लैट में फर्स्ट फ्लोर पे कोई रह रहा है तो उससे सेकंड फ्लोर वाले की पता नहीं है। तो ये पहचान किसको करवानी थी? मैं कहना चाहता हूँ एक सिविल सोसाइटियों को यहाँ के नेताओं से भी ज्यादा मजबूत होना चाहिए था। जो यहाँ के लीडर थे, काउंसलर हों या एमएलए हों या एमपी हों, उनसे भी ज्यादा मजबूत सिविल सोसाइटियों को हमें करना था। और जिनमें हमें कहीं ना कहीं हम नाकाम रहे सिविल सोसाइटियों को हम मजबूत करने में। अगर हमने सिविल सोसाइटियों को मजबूत करा होता तो हम ऐसे लोगों को हम शुरू में ही चिन्हित करते, जो भी ऐसे लोग थे। आज आप देख रहे हैं ये फुंसी से जो फोड़ा बन चुके हैं ओखला के अंदर, जो छोटी सी फुंसी हुआ करते थे, इन फुंसियों का इलाज आपने देखा था कि उपेंद्र जी जब एसएचओ थे तो उपेंद्र जी एसएचओ साहब ने इन सारी फुंसियों का इलाज करने का काम करा था। तो मुझे उम्मीद है कि उसी तरीके से जिस तरीके से उपेंद्र जी ने एसएचओ साहब ने इनका फुंसियों का इलाज करने का काम किया था, जब देखा था कि एक भी चीटर यहाँ पे आपको कहीं पूरे ओखले के अंदर दिखाई नहीं देता था। इंशाअल्लाह हम जो है अपने ओखला के लिए, ओखला के भाईचारे के लिए, ओखला के रहने वाली आवाम के लिए उसी मुहिम को हम आगे बढ़ाएंगे। और इसी उम्मीद के साथ में, क्योंकि मुझे इस पे एक लाइन भी याद आ रही है कि जब मैंने कहा है खुदा जरा मेरा हाल तो देख, तो उसने फरमाया है बंदे पहले अमाल तो देख। तो मुझे उम्मीद है कि जो हमारे अमाल भी जो हम, क्योंकि मुसलमान का क्या मतलब है? मुसलमान का मतलब है कुर्बानी देना। आपने देखा कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से जब कुर्बानी की जब मांगी अल्लाह पाक ने, तो उन्होंने जो उनकी सबसे प्यारी चीज थी अपने बेटे की, वो कुर्बानी देने के लिए आगे आ गए। लेकिन आज यहाँ पे कुछ मुनाफिक लोग ऐसे भी दिखाई दे रहे हैं कि दूसरे के घरों को तोड़वाने का काम कर रहे हैं। हाँ, तो मुसलमान तो पहचाना जाता है जोड़ने के लिए। ये तो पहचाना जाता है कि जो भी अगर कोई शरण मांगने वाला है, कोई बेचारा है, तो उसको शरण देने के लिए आगे आता है। तो मुझे यही उम्मीद है कि हम इसी तरीके से जो है सबको जोड़ने का काम करेंगे। और इस जोड़ने के काम को आगे बढ़ाते हुए मेरी सबसे यही गुजारिश है कि ओखला में अगर कोई ऐसे लोग भी हैं, मैं उनसे भी कहना चाहता हूं जो राह से भटके हुए हैं, जो दूसरे के लोगों की बिल्डिंगों पे स्टे लाने का काम कर रहे हैं, मैं उनसे भी कहना चाहता हूं कि वो सही राह पे आने का काम करें और अपनी तौबा करें, क्योंकि अल्लाह ताला के यहाँ तौबा हमेशा कबूल होती है। तो मेरा यही कहना है कि हम कानून व्यवस्था को बनाते हुए अपने देश का अपना भाईचारा बनाए रखें। और क्योंकि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब है भारत माता के सिपाही। जय हिंद, जय भारत।